सही है। कोई है आप में से कोई एक्सप्लेन करेगा कैसे हार्ट, कैसे ब्लड हार्ट में से जाता है और कहाँ कहाँ से जाता है? चलो सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर करता है। वो जिस जगह एंटर, उसका नाम क्या है? लेफ्ट एट्रियम। राइट के लेफ्ट? लेफ्ट लेफ्ट राइट आर्टरी। राइट। राइट आएगा, ठीक है। हाँ, राइट आर्टरी। देखो ऐसा है, अब आप प्लीज कंफ्यूज मत होना। आप क्या सोच रहे हो बताए? ये कैमरा हो रहा है ना? देखो आप सोच रहे हो सर ये इधर तो लेफ्ट होता है, क्योंकि आप है ना, आप ऐसे फेस कर रहे हो। एक्चुअल में आपको ऐसे इमेजिन करेंगे, आप ऐसे खड़े हो तो इधर वाला राइट होगा कि नहीं होगा आपका? आप किसी और का हार्ट बढ़ रहे हो, समझ रहे हो? तो वो बंदा अगर समझ ये बैठा होगा ना, तभी तो आप आगे से देखोगे तो ये राइट होता है। तो राइट सबसे पहले देखो बेटा, अभी पूरी देखो हमारे बॉडी बॉडी का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो वेना कावा से होता हुआ, ठीक है, अपर अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से, ठीक है ना। वेना कावा क्या है? बड़ी वाली वेन है, ऐसा बोलते सबसे बड़ी वाली वेन, ठीक है। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ एंटर करता है? राइट आर्ट्रियम, ठीक है। जब राइट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट दबता है तो सारा ब्लड कहाँ जाता है? राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ओए भाई, वो सर वो उसको चाहिए वो कल। अच्छा वो कलो वाला है। हाँ देखो, तो राइट वेंट्रिकल में आ गया। फिर राइट वेंट्रिकल जब दबता है तो ये वॉल बंद हो जाते हैं, और फिर ब्लड कहाँ जाता है? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी। ये पाइप में, ये पाइप ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या होता है? आर्टरी। पर इसमें कौन सा ब्लड जाता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड, इसलिए बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। सभी आर्टरीज में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड। ये एक ही आर्टरीज में कौन सा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। अब यहाँ से ब्लड गया लंग्स के पास में, ये लंग्स, ठीक है, मान लो। अब लंग्स क्या करेंगे? CO2 तो ले लेंगे ब्लड में से, और ऑक्सीजन ब्लड में छोड़ देंगे। तो जब ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है और CO2 चला जाता है, तो फिर ये यहाँ से देखोगे आप, ये CO2 था ब्लड में, लंग्स ने CO2 ले लिया, बदले में क्या छोड़ दिया? ऑक्सीजन। अब जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है ये वापस से हार्ट की तरफ आएगा। अब ये जो पाइप है ये ब्लड को हार्ट के पास लेके जा रही है, और जो भी पाइप ब्लड को हार्ट के पास लेके जा रही है क्या बोलते हैं? वेन। अब ये एकमात्र वेन है जिसमें कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड, इसलिए इसका स्पेशल नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब पल्मोनरी वेन से ब्लड कहाँ आता है? लेफ्ट आर्टरी। लेफ्ट आर्टरियम में, फिर लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर निकल के पूरी बॉडी में। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा मैं बात बताओ, जो ब्लड यहां से एंटर हुआ था फिर वो लंग्स के पास जाता है, फिर वापस से हार्ट में आता होगा वो ब्लड? अरे हाँ क्या ना? मुझे बात बताओ, ब्लड हार्ट में कितनी बार आता है? 2 बार आता है, एक बार CO2 लेके और एक बार ऑक्सीजन लेके। बात समझ में आ गई? सही है ना? इसीलिए हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन से बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? ह्यूमन का जो ब्लड, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ब्लड को हार्ट के अंदर 2 बार एंट्री देनी पड़ती है। क्लियर है ये बात? सही बात है, ठीक है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है ताकि CO2 वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड मिक्स ना हो जाए। समझ गए? एक बार एक ब्लड का पार्ट, एक हार्ट का पार्ट सिर्फ इसके लिए है, CO2 वाले के लिए, और एक इसके लिए सिर्फ ऑक्सीजन वाले के लिए। समझ गए? ह्यूमन जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कैसा है? डबल सर्कुलेशन। तो कैसे लिखने का होता है कि ब्लड एंटर्स द हार्ट 2 times बिफोर लिविंग द हार्ट। समझ गए? 2 बार एंट्री, मतलब 2 बार एंट्री मारेगा, एक बार राइट आर्टरियम से और एक बार लेफ्ट आर्टरियम से। सही है? होगा वो ब्लड फिर बॉडी के पास जाएगा, तो बॉडी बॉडी से एक बार ब्लड हार्ट में आ गया तो वो 2 बार ब्लड हार्ट में जाएगा, तो एक बार यहाँ पे, फिर लंग से होते वापस से हार्ट में, फिर बॉडी के पास में जाएगा। समझ गए ना? तो हमारा कौन सा सर्कुलेशन है? डबल सर्कुलेशन। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। तो ह्यूमन का होता है डबल सर्कुलेशन। दूसरा, ह्यूमन का जो हार्ट होता है उसमें, हाँ, ह्यूमन का जो हार्ट है उसमें कितने
कमरे होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो हमारा कौन सा पता है? हमारा 4 चैम्बर्ड हार्ट है। हमारा कौन सा हार्ट है? 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्या चैम्बर होते हैं? राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है? उनके बीच में क्या होता है? सेप्टम। सही बात है ना? अब देखो बेटा, हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड क्यों है पता है? क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि ऑक्सीजन और CO2 वाला ब्लड मिक्स ना हो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है भैया। ठीक है? ऐसे भी जीव होते हैं जिनकी बॉडी की डिमांड इतनी नहीं है ऑक्सीजन की, उनके अंदर उनके भी हार्ट होता है, पर उनके 3 चैम्बर या 2 चैम्बर ही होता है। देखो, तो ये देखो, ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है। इसमें से देखो 3 ही कमरे हैं। ये ऊपर वाले आर्टरियम और नीचे देखो एक ही वेंट्रिकल है, दिख रहा है आपको? तो देखो, यहाँ से आता है CO2 वाला ब्लड, यहाँ से आता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, दोनों यहाँ मिक्स हो जाता है। तो उनकी बॉडी में मिक्सिंग चलता है क्योंकि उनको इतनी डिमांड नहीं है ऑक्सीजन की। समझ गए? तो ये 3 चैम्बर्ड हार्ट है। क्लियर? ओके। इसमें कौन से जीव होते हैं पता है? एम्फीबियन, जैसे कि फ्रॉग, रेप्टाइल जैसे कि सांप, समझे? उनको बोलते हैं पता है, हमने 9th में पढ़ा था, कोल्ड ब्लडेड एंड वार्म ब्लडेड एनिमल। ठीक है? तो वो जीव जिनकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, मतलब उनको इतनी एनर्जी चाहिए नहीं, उनका काम कम एनर्जी से हो जाता है। ठीक है? तो देखो एनर्जी किससे मिलती है? ऑक्सीजन, ग्लूकोज से। सही बात है, पढ़ा है ना हमने? अरे यस और नो? रेस्पिरेशन क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज ऑक्सीजन में रिएक्शन होती है, फिर क्या बनता है? CO2, एनर्जी, वाटर और एनर्जी। क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है? नहीं आया तो अभी टेस्ट होने वाला है। क्या हो गया था? क्या हिल गया पीछे वाला? नहीं नहीं, इसको छेड़ना मत। ये आपने तो ये रोन किया तू पास होगा तो लग गया ये नहीं क्यों ओ वाह वाह नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये वहां से ढीला है, लूज कनेक्शन है। उसको वायर से ही हो रहा है। जल्दी सी गूगल दे तो उसको ऐसे टेढ़ा कर दे रहा हूँ, हाँ टेढ़ा कर दे, ऐसे फिट रहेगा। इसको स्टॉप कर दे, पॉज। तो अंदर लेती है पानी, वो पानी क्या जाता है? गिल्स में। क्या जाता है? गिल्स में। फिर पानी के अंदर का जो ऑक्सीजन है वो तो कहाँ एंट्री मार लेता है? गिल्स के अंदर में। और CO2, और गिल्स के अंदर जो CO2 है वो कहाँ जाता है? पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जो CO2 है, ऑक्सीजन है, वो तो गिल्स में जाएगा, और गिल्स का जो CO2 वो पानी में आएगा। सही बात है? कोई दिक्कत नहीं है। और वो जो CO2 वाला पानी है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा वापस से, कोई दिक्कत नहीं। अब गिल्स के अंदर क्या आ गया है? ऑक्सीजन। कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, देखो, ये है फिश की पूरी बॉडी। तो ये फिश है, इसकी पूरी बॉडी। तो फिश की बॉडी में भी सेल्स है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। सही बात है? और उसके भी सेल्स क्या बनाएंगे बदले में? CO2 बनाएंगे। सही बात है? देखो, तो सबसे पहले मान लो कि ये फिश की बॉडी, ठीक है, इसकी फिश की बॉडी ने सारा सारा CO2 कहाँ छोड़ दिया? उसके ब्लड में। अब फिश का जो ब्लड होगा वो सीधा कहाँ आएगा? उसके हार्ट में। देखो, फिश के हार्ट में दो ही चैम्बर है, एक और दो। जिसमें खून आता है वो आर्टरियम, और जिससे जाता है वो वेंट्रिकल। तो ब्लड आर्टरियम में आया, आर्टरियम सीधा कहाँ आया? वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल जोश को धक्का मारेगा तो वो खून का जाएगा, वो CO2 वाला खून है। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। वो ब्लड का एंट्री मारेगा गिल्स में। गिल्स में क्या है? ऑक्सीजन। कहाँ से आई है? पानी से आई है। सही बात है? पानी से आई है। तो अब उस ब्लड का CO2 तो बाहर आ जाएगा, और गिल्स का जो ऑक्सीजन है वो ब्लड के अंदर। अब ब्लड क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड। अब वो हार्ट में जाएगा, वापस सीधा बॉडी में जाएगा। समझ गए ना? क्लियर है? तो फिश में 2 चैम्बर ही होता है। वो छोटा जीव है, तो देखो जैसा जीव वैसा उसका हार्ट का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है? क्लियर है? तो वो सब कुछ इतना दिखाया था कि भाई इतनी इतनी वैरायटी हो सकती है। प्रोसेस सबका एक, मकसद सबका एक ही है। क्या मकसद है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को क्या बनाना? ऑक्सीजनेटेड, और उसको कहाँ भेजना? वापस से बॉडी के पास। ठीक है? बस ये मकसद। और अलग अलग जीव अलग अलग तरीके से करती है। ठीक है? कोई करता है 3 चैम्बर वाले हार्ट से, कोई करता है 2 चैम्बर, कोई करता है 4 चैम्बर। हम करते हैं 4 चैम्बर से। ठीक है? ये तो बेटा पूरा हो गया ब्लड के बारे में। ठीक है? ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो गया है। अब एक टॉपिक बचता है लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बचता है?
तो अब जरा थोड़ा ऑब्जर्व करना, ठीक है। देखो, एक सिंपल सिस्टमेटिक डायग्राम बताऊं तो आपको समझ में आएगा। देखो, आखिर में हो क्या रहा है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में हार्ट है। हार्ट ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ भेजता है? बॉडी के पास में। और जब वो कौन लेके जाता है? आर्टरी। फिर वो आर्टरी के छोटे छोटे पाइप बन जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैपिलरी। वो कैपिलरी बहुत पतली होती है। देखो, ब्लड में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सब होते हैं, प्लेटलेट्स, है ना। फिर प्रोटीन, अमीनो एसिड, वो सब मिक्स होता है ना खाने से। ग्लूकोज, फैटी एसिड, वो सब ब्लड में मिक्स होता है, ठीक है। अब देखो, वो सब यहाँ आ जाता है। अब यहाँ पे तो सेल्स होंगे, ये कैपिलरीज है। अब देखो क्या होता है कि कैपिलरीज के अंदर ब्लड है। ब्लड के अंदर क्या है? सब ऑक्सीजन ऑक्सीजन सब है, ठीक है, प्लाज्मा। अब कैपिलरीज बहुत पतली होती है, पतला उसको होना पड़े, मजबूरी है ना भैया, क्योंकि अब जो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन है, ब्लड के अंदर जो अमीनो एसिड है, उसको कैप खून उसको ब्लड से बाहर निकल के कहा जाना सेल के पास में। अब कैपिलरी पतली होती है, उसके लिए मोटी होगी तो वो आर पार नहीं हो पाएगा, तो कैपिलरी बहुत पतली होती है। अब होता क्या है कि जब जब सेल जो होते हैं हमारे सेल, ठीक है, जो सेल होते हैं, जब वो ब्लड में से ऑक्सीजन अमीनो एसिड सब ले रहे होते हैं ना, ठीक है, ब्लड में से, तो क्या होता है, क्योंकि कैपिलरी पतली है ना, तो बहुत सारा प्लाज्मा प्लाज्मा जो काम की चीजें हैं वो बाहर निकल जाता है। और ये होगा ही होगा, इसको हम रोक नहीं सकते, मजबूरी है। आप समझ रहे हो? ये लॉस हम रोक सकते नहीं है, क्योंकि कैपिलरी को पतला होना ही पड़ेगा। और वो पतला होगा तो हर्बा प्लाज्मा और कुछ और चीजें जो बाहर निकल जाएगी ब्लड में से। बात समझ में आ रही है? ओके। तो वो जो यूजफुल चीजें हैं जो कैपिलरी में से बाहर निकल जाती है, ठीक है, जब कैपिलरी जाती है सेल के पास में, उसे ये बोलते हैं लिम्फ। क्या बोलते हैं? तो लिम्फ में क्या क्या आता है? देखो, लिम्फ क्या है? lymph is formed from the fluid which leaks from the blood capillary। समझ क्या बात आ गई? जो कैपिलरी से लीक होता है उससे क्या बनता है? लिम्फ। लिम्फ एक फ्लूइड है, ठीक है, and goes to the intercellular spaces in the tissue। It contains some amount of plasma। तो लिम्फ में क्या क्या होता है? प्लाज्मा, पानी वाला पार्ट, थोड़ा बहुत। अब ब्लड के अंदर सब कुछ है, प्रोटीन वोटीन सब कुछ है, तो थोड़ा प्लाज्मा, थोड़ा प्रोटीन, थोड़े बहुत ब्लड के सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, वो सब ब्लड से बाहर निकल जाता है। कहाँ पे? कैपिलरी में। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आ गई। पर बेटा देखो, दिक्कत है, प्लाज्मा वो सब तो ब्लड को चाहिए ना यार, यस और नो। प्लाज्मा प्रोटीन वो सब तो ब्लड के पार्ट होते हैं। अब वो अगर ब्लड में वापस जाएंगे तो फिर तो ब्लड ही खत्म हो जाएगा। इमेजिन करो कि वो टंकी है, टंकी में लीक है। अब अगर भले ही पानी थोड़ा बाहर निकल रहा है, ठीक है, पर बाहर निकल तो रहा है, ठीक है, एक समय टंकी खाली हो जाएगी, यस और नो, वापस नहीं भरी गई तो। सही बात है। तो अगर हर बार प्लाज्मा बाहर निकल रहा है क्या होगा? अब देखो, हमारी बॉडी में तो करोड़ों सेल्स है, पूरी बॉडी में कैपिलरीज होती है, सोचो, तो हर जगह ये तो होगा, पूरी बॉडी में होगा ना ये तो। हमारे शरीर में भी कैपिलरी हर जगह से, हर जगह ये तो हर जगह लॉस होगा। तो क्या होगा? धीरे 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 ब्लड कम होता जाएगा। सही बात है। और अगर ब्लड बहुत कम हुआ तो मर जाएंगे, सीधी सी बात है। सोचो ब्लड कितना काम करता है बॉडी में, हमने पढ़ा है ना। अरे यस और नो। तो अब ये जो लिम्फ लॉस हुआ, ये जो चीज बाहर निकल गई, लीक हो गई है ब्लड की चीज, इसको वापस लाना पड़ेगा ना, यस और नो। बस वो जो हमारे बॉडी का सिस्टम है जो उस लॉस लिम्फ को वापस से लेके आता है, ठीक है, उसे ही बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। क्या बोलते हैं? समझ गए? अब ये काम कैसे करता है? तो देखो, सिंपल सा डायग्राम है, सब उसे समझ में आएगा, इतना डीप में भी नहीं हमारे बुक में। देखो सिंपल है, जैसे ही कैपिलरीज में लिम्फ बाहर निकलेगा, जब मैं लिम्फ बोलता हूं तो आपके माइंड में क्या जाना चाहिए? प्लाज्मा एक मिक्सचर है, प्लाज्मा प्रोटीन थोड़े बहुत सेल्स, उनका मिक्सचर है, ठीक है, वो काम का है, वो काम का चीज है। तो वो सब यहाँ बाहर निकल गया। अब क्या होगा? हमारे बॉडी में अलग से कुछ पाइप्स होती है, उसे बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। क्या बोलते हैं? ये पाइप दिख रही है, ये पूरी बॉडी में होती है, ये पूरी बॉडी में होती है, इनको बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। ये दिख रहा है आपको, ये ग्रीन कलर में, इसे लिम्फेटिक वेसल्स है। तो सारा लिम्फ कहाँ आ जाएगा? अब आप नोटिस करो, लिम्फ किससे चिपका हुआ है? कैपिलरी से, है कि नहीं एकदम। तो जैसे यहाँ से वो लॉस होगा, वो सबका एंट्री मारेगा लिम्फेटिक वेसल्स में। फिर लिम्फेटिक वेसल्स उस सारे पूरी बॉडी से लिम्फ को लेके आके देखो कहाँ छोड़ रही है? बिल्कुल हार्ट के नजदीक जो वेन है वहां पर छोड़ रही है। यहाँ भी नहीं छोड़ रही है, इस वेन में भी नहीं छोड़ रही है, उसको यहाँ भी नहीं, बिल्कुल हार्ट के नजदीक जो वेन है वहां छोड़ रही है। और मैंने बताया था पिछली बार, सबसे कम प्रेशर कहाँ होता है? बिल्कुल हार्ट के नजदीक वेन में। सही बात है ना, याद आया? इसलिए
और देखो हमारे ब्लड के लिए तो हार्ट है, हार्ट ब्लड को धक्का मार मार आगे आगे पीछे भगाता रहता है। देखो लिम्फेटिक उसमें कहीं हार्ट नहीं है, ये सब लिम्फेटिक नोड्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लिम्फेटिक नोड्स। ठीक है ना। मान लो कि ये हाथ का ये हाथ में से लिम्फ आया, ये टांग में से लिम्फ आया, फिर वो एक जगह इकट्ठा होता है, समझ गए? फिर वापस थोड़ा ऊपर जाता है, यस और नो, ऐसा मान लो भैया। तो ये आया, सब इकट्ठा हो गया, एट द एंड सब कहाँ जाएगा? वेन में, जो सबसे किसके क्लोजेस्ट है? हार्ट। तो जो लॉस हुआ था वापस कहाँ चला गया? ब्लड में, खत्म किया बस। ठीक है। अब देखो यहाँ तो कोई हार्ट नहीं है, तो यहाँ से आखिर में लिम्फ क्या है? पानी तो है ना, सही बात है। तो देखो हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट है वो कहाँ पे है? वो तो यहाँ पे है। लिम्फेटिक तो मेरे पाँव में भी है। अब बिना हार्ट के उस लिक्विड को ऊपर लेके आना है ग्रेविटी के अगेंस्ट। ठीक है। देखो ब्लड तो आ जाएगा, क्यों? क्योंकि हार्ट है, हार्ट धक्का मारता रहेगा तो वो आगे बढ़ता जाएगा, सही है। पर लिम्फ को कौन लेके आएगा? तो आंसर है, इसका आंसर है ये पूरा ऊपर डिपेंड करता है बॉडी के मूवमेंट में। ठीक है। और हमारे बॉडी में कुछ सिस्टम और भी है थोड़े बहुत उस पर, पर वहाँ कोई हार्ट वार्ट नहीं है। कितनी बार क्लियर हो गई? तो अगर हम कब बहुत से लोग होते हैं जो जिनका जो बॉडी जो उनका जो लाइफ स्टाइल होती है वो खराब होती है, तो धीरे धीरे ना उनकी पूरी बॉडी में लिम्फ इकट्ठा हो जाता है, वो पहुंच ही नहीं पाता हार्ट तक, मतलब यहाँ तक, वेन्स तक। वैसे लोग होते हैं जिन्हें बीमारी है। ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं लोग, खेलना कूदना चाहिए, है ना, ये बहुत जरूरी होता है। तो बस ये है लिम्फेटिक सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है भैया, बात समझ में आ गई? तो देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के दो पार्ट थे, ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सर्कुलेशन, सही है। और ये खत्म हो गया। देखो अब हम टाइम क्या हुआ है? 6 बजे। देखो जिस तरीके से हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है, हमारे बॉडी में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ऐसे तो बेटा प्लांट को भी करना पड़ता ट्रांसपोर्टेशन, सही बात है कि नहीं बात है? क्यों करना पड़ता ट्रांसपोर्टेशन प्लांट को? तो समझो देखो, अब इतना डीप में नहीं है प्लांट्स का, सिर्फ सुनना। देखो कोई भी प्लांट है, तो स्क्रीन पे देखना, ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट। इस प्लांट के दो हिस्से हैं, तीन हिस्से हैं। ये तो लीव्स हो गई ऊपर, ये हो गया उसका स्टेम, और ये होगी उसकी जड़ें, सही बात है। रूट्स, सही बात है ना भैया? रूट्स। ओके। देखो प्लांट भी एक जीव है, प्लांट भी एक जीव है। जिस तरीके से हमारी बॉडी सेल से बनी है, प्लांट भी किससे बने हैं? सेल से। कितनी बात क्लियर है? अरे समझे कि नहीं समझे? समझ गए? तो प्लांट भी सेल से बने हैं। अब देखो हमारे सेल को क्या चाहिए? एनर्जी। तो प्लांट को एनर्जी चाहिए। प्लांट एनर्जी कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। अरे कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से। ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? ऑक्सीजन। ठीक है। हम तो अपना ग्लूकोज कहाँ से खाते हैं? खाने में से ले लेते हैं। पर प्लांट अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। कौन सा प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं हवा से, और पानी लेते हैं सॉइल से, रूट के जरिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लांट ने अपना ग्लूकोज बना दिया, बन गया ग्लूकोज, सही बात है। अब प्लांट को ग्लूकोज से एनर्जी निकालने है तो क्या चाहिए उसको? ऑक्सीजन। प्लांट अगेन ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? एटमोस्फेयर से लेगा। तो प्लांट को ऑक्सीजन भी मिल गया। अब ग्लूकोज भी है, ऑक्सीजन भी है, तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एनर्जी। क्या बन जाएगा? तो ग्लूकोज ऑक्सीजन में रिएक्शन हुई, और बदले में क्या बन गया? ठीक है, एनर्जी बन गई। तो ये हमारी एनर्जी है। फिर देखो प्लांट को एनर्जी तो मिल गई, पर क्या प्लांट को सिर्फ एनर्जी चाहिए? देखो एनर्जी तो ठीक है, एनर्जी बहुत जरूरी है, पर उसके अलावा प्लांट को, हमारे बॉडी को क्या चाहिए? अमीनो एसिड, फैटी एसिड सब चाहिए ना, ग्लिसरॉल सब चाहिए। कहाँ से मिलता है? खाने से। प्लांट को भी ये चाहिए, प्लांट को नाइट्रोजन, फोस्फोरस ये चाहिए, और ये हवा में नहीं होता। हवा में नाइट्रोजन होता है, पर प्लांट को नाइट्रोजन नहीं, थोड़ा पता है, नाइन्थ में नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी थी, ठीक है। तो प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए वो अलग रूप में चाहिए, और वो रूप हवा में नहीं होता है। तो प्लांट को दो तरह के सब्सटेंस चाहिए। एक सब्सटेंस ऑक्सीजन और CO2 है, जो कहां से मिलेगा? एटमोस्फेयर से। और बाकी जो सब्सटेंस है, बाकी जो न्यूट्रिशन है, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, वो उसको मिलते हैं सॉइल से। कहां से मिलते हैं? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? अरे हाँ के ना।
अब समझो, प्लांट ने अपनी एनर्जी तो बना ली, अपनी एनर्जी बना ली। एनर्जी कहाँ पे है? लीव्स में। पर बेटा वो एनर्जी तो प्लांट, बेटा प्लांट के सेल्स तो हर जगह होते हैं, स्टेम में भी सेल्स है, रूट में भी सेल्स है, सही बात है। तो जो एनर्जी यहाँ बन चुकी है, जो एनर्जी यहाँ लीव्स में बनी है, उसको उसको वापस से कहाँ लेके आना है? नीचे। एनर्जी मतलब ग्लूकोज, तो जो यहाँ पे ग्लूकोज है उसको कहाँ लेके आना है? नीचे, ठीक है। दूसरा, ये जो पत्तियां हैं इनको पानी चाहिए, अरे यस और नो, इनको पानी चाहिए, पर पानी कहाँ पे है? रूट्स में। इनको क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए, फॉस्फोरस चाहिए, वो भी कहाँ है? नीचे सॉइल में, ठीक है। तो वो कौन ऊपर लेके आएगा? रूट्स। तो प्लांट को दो तरीके के दो दो काम करने हैं, एक तो जो सामान लीव्स में है उसको कहाँ लेके आना है? नीचे, और एक जो सामान सॉइल उसको लेके जाना है ऊपर। तो प्लांट को दो तरह के काम करना है, एक जरूरी न्यूट्रिएंट्स जो लीव्स में बन चुके हैं उनको नीचे लेके आना है, और जो चीजें सॉइल में है उसको वहां पानी और उनको लेके आना है ऊपर। और प्लांट ये काम दो चीज की हेल्प से करता है, एक का नाम है जाइलम और एक का नाम है फ्लोएम। ये हमने 9th में पढ़ा था। बात समझ आ गई? पूरी समझ में आ गई? तो एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, ठीक है, ओके। अब ये क्लियर है। तो देखो इतना डीप में नहीं है, और कभी भी इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन आया नहीं एग्जाम में, तो सिर्फ ऊपर ऊपर समझ लो, ठीक है, बस इतना के होगा। और जो मैंने क्वेश्चन क्वेश्चन भेजे ना इसके बना के अपने नोट्स में, बस वो याद कर लेना। एक बस वो देख लो, थोड़ा बहुत मन से लिख देना, इनफ। इतना कभी इसका कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक, तो कभी क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया एक कौन है जाइलम और एक कौन है? ठीक। देखो अभी जो जाइलम है, आपके यहाँ जाइलम दिख रहा होगा, ये जो जाइलम है ये क्या करता है? ये पानी को ट्रांसफर करता है, पानी और जो उसके अंदर मिनरल्स है, ठीक है, उसको ट्रांसफर करता है रूट से ऊपर की ओर। जाइलम सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रांसफर करता है, कहाँ पे? ऊपर की ओर। क्या वो ट्रांसफर क्या करता है? पानी और न्यूट्रिएंट। कौन से न्यूट्रिएंट? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। तो क्या होता है? मिट्टी के अंदर पानी होता ही है ना भैया, पेड़ों को पानी कहाँ से मिलता है? मिट्टी से मिलता है। और मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जैसे शक्कर घुल जाती है पानी के अंदर, ऐसे ही। फिर वो पानी कहाँ घुसता है? रूट में, और रूट से जाइलम को लेके जाता है? ऊपर लेके जाता है, सही बात है। और पूरे प्लांट को बांट देता है, बांट दिया। तब जाइलम के अंदर केवल अप डायरेक्शन, ओनली ऊपर आएगा, नीचे आएगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर यार एक अजीब चीज है, आप खुद सोचो, जाइलम ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी को ऊपर लेके आता है। प्लांट तो कितने बड़े बड़े भी होते कि नहीं होते? आप सोचो इतना ऊपर, 100 है ना, मतलब ये इस प्लांट को देखो तो इसकी हाइट ऑलमोस्ट 10, मतलब ऑलमोस्ट 10 मीटर तो होगी। ओके, अब 10 मीटर पानी को ऊपर लेके ना, बिना बिना मोटर के, तो प्लांट करता कैसे हो? तो देखो दुनिया में दो तरह के प्लांट है, एक कौन है? जिसकी हाइट छोटी है, और एक कौन जिसकी हाइट बड़ी है। मेरी बात समझ में आएगी? देखो जिसकी हाइट छोटी है ना, उस वहां पे कोई लोचा नहीं है। वहां लोचा क्यों नहीं है? तो समझो, देखो सिंपल सी बात है, अगर हाइट छोटी है तो मान लो कि बड़ा प्लांट छोटा सा है, ठीक है, मैंने एक छोटा सा प्लांट बनाया, और ये छोटा सा प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे तो है आपकी सॉइल, कोई दिक्कत है, ठीक है। अब जो पत्तियां हैं वो सॉइल के ज्यादा धूप, जब मैं बात करता छोटा प्लांट मतलब घास फूस, उनकी बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? घास फूस, हर्ब्स, शर्ब्स भी नहीं, हर्ब्स, घास फूस सिर्फ, उनकी हाइट छोटी होती है। अब जिनकी हाइट छोटी है ना, उनमें तो क्या होता है? उनमें होता है डिफ्यूजन। पता डिफ्यूजन क्या होता है? एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, बात समझ में आ गई? तो क्योंकि हाइट छोटी है तो क्या होता है भाई, सॉइल के अंदर पानी का है हाई कंसंट्रेशन, लीव्स के अंदर पानी का है लो कंसंट्रेशन। तो सॉइल के अंदर है हाई कंसंट्रेशन, लीव्स में है लो कंसंट्रेशन। क्योंकि हाइट छोटी है तो ऑटोमेटिकली पानी का पहुंच जाएगा लीव्स में, क्योंकि बिल्कुल नजदीकी है रूट के, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्मॉल प्लांट में डिफ्यूजन से सब काम हो जाता है, समझ गए? डिफ्यूजन में इतनी ताकत है कि वो थोड़ी बहुत हाइट पे ग्रेविटी के अगेंस्ट पानी को लेकर जाकर छोड़ देगा, या फिर जो लीव्स के अंदर जो क्या है हाँ उसको नीचे लेके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? तो छोटे जो प्लांट होते हैं ना, उनको जाइलम फ्लो की जरूरत नहीं है। पाइप चाहिए पर वो ठीक है, एक आध का पाइप चाहिए, उससे काम हो जाता है, सिंपल डिफ्यूजन काम करेगा। बात समझ में आ गई? पर जब प्लांट की हाइट बड़ी हो जाती है, बड़ी का इंसेंस है तुलसी का पौधा, बड़ा है भाई, इतना भी ऊपर बढ़ने का मुश्किल है,
फिर अब उसके अलावा फिर ये नीम नीम का पौधा, मैंगो का ट्री, जब प्लांट की इतनी बड़ी हो जाती है ना, उस केस में डिफ्यूजन में इतनी ताकत नहीं होती कि वो पानी को इतना ऊपर लेके आ सके। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक लंबा पाइप है, ठीक है, लंबा पाइप है, बहुत लंबा पाइप है, वो पानी के अंदर है, और आपने मतलब पानी को खींचो, आप में एक हद तक तो ऊपर खींच लोगे, फिर ऊपर नहीं आएगा। पर अगर अगर वो स्ट्रॉ डाली हुई है कोका कोला में, तब तो आराम से पी लोगे ना, तो हाइट छोटी है। पर अगर नली बहुत बड़ी होगी तो फिर आप में इतनी ताकत नहीं है, आपकी ताकत कम बढ़ जाएगी, समझ गए? तो डिफ्यूजन में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतने ऊपर तक पानी को लेके जा सके ग्रेविटी के अगेंस्ट, सही है। और जब प्लांट बड़े हो जाते तब उनको स्पेशल तरह की चीजें चाहिए, उनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम फ्लोएम में इतना इंटरेस्टिंग तरीके से काम होता है। देखो मैं तो आपको बहुत ही बेसिक वे में सिखा रहा हूँ, ठीक है, पर अगर इसको हम अब जब अगर आप हायर ग्रेड में पढ़ोगे तो ये बहुत ही इतना इसमें सब कुछ फिजिक्स, एवरीथिंग इज फिजिक्स, उसमें इतना ब्यूटीफुल काम कर रहा है फिजिक्स। आप बड़ोगे पढ़ोगे, कैपिलरी एक्शन सब पढ़ोगे। अभी हम तो सिंपल, तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि जाइलम जो पानी होता है वो जाइलम से जब ऊपर जाता है तो दो चीजें हेल्प करती हैं, ऐसे तो तीन चार चीजें होती है, ठीक है, पर हम पढ़ेंगे दो चीजों के बारे में। एक है रूट प्रेशर, क्या है? रूट प्रेशर, ठीक है, और एक है ट्रांसपीरेशन, क्या है? तीसरा होता है कैपिलरी एक्शन। वो क्या होता है वो आप वो हायर ग्रेड की बात होगी। अपने 10th स्टैंडर्ड में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो जाइलम है वो जब पानी और उसके अंदर जो डिजोल्व मिनरल्स उनको जो ऊपर लेके जाता है तो दो चीजें को हेल्प मिलता है, वो एक तो रूट प्रेशर और एक ट्रांसपीरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, ओके ना? व्हाट इज ट्रांसपीरेशन? आपको याद है 9th में एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, बताया था मैंने कि पता है प्लांट की जो पत्तियां होती है उसके ऊपर क्या होता है? स्टोमेटा। और जब स्टोमेटा खुलता है तो बहुत सारा पानी जो होता है वो भाप बन के बाहर निकल जाता है, सही बात है। और पता है हम जब एक अगर पॉलिथीन को बांधे तो उसमें तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उधर ट्रांसपीरेशन, सही बात है, ओके। तो एक तो वो होता है ट्रांसपीरेशन, तो लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू लीव्स इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, वो ट्रांसपीरेशन है। रूट प्रेशर क्या होता है वो भी समझाऊंगा। देखो तो ट्रांसपीरेशन जो होता है वो, अब देखो सिंपल कैसे काम करता है तो समझना। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ उसके बाद समझना। तो देखो बेटा यार, ये प्लांट की ये प्लांट की यहाँ पे है लीव्स, क्या है? लीव्स, ठीक है। ये जो पाइप आ रहा है ये है जाइलम, क्या है? जाइलम। जाइलम किसे जुड़ा हुआ है? रूट से। किसे जुड़ा हुआ है? रूट से। लीव्स में क्या है? स्टोमेटा, क्या है? तो रूट है, रूट से पानी कहाँ गया? जाइलम में। अब जाइलम में पानी आ तो गया, अब पानी को ऊपर लेके जाना है, तो ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा जैसे ही खुलेगा, ठीक है, आप जब आप स्ट्रॉ से पानी पीते हो तो आप पता है पानी को यू क्रिएट अ सक्शन वैक्यूम, ऐसे करते हो ना आप क्या करते हो? आप एक्चुअल में वो पानी को नहीं खींच रहे हो, आप उस स्ट्रोक में जो हवा है ना उसको बाहर खींच रहे हो। मेरी बात समझ में आ रही है? इसे बोलते हैं सक्शन। क्या बोलते हैं? तो जैसे ही स्टोमेटा खुलता है ना ऐसे ही सक्शन बन जाता है, ऑटोमेटिक पानी को धक्का लगता है ऊपर की ओर। अब खुद सोचो, आपकी स्ट्रो पानी के अंदर है, आपने जब मुंह लगाया है तो क्या आपका मुंह उस पानी को टच कर रहा है क्या? नहीं, तो पानी ऊपर कैसे आया? और हमने तो पढ़ा है फिजिक्स में कि जब तक किसी पे बाहर से फोर्स लगेगा नहीं क्या वो मूव करेगा। जब आपका मुंह तो टच कर रहा है स्ट्रो का, आपका मुंह तो पानी में टच ही नहीं किया, तो पानी ऊपर क्यों आया? इसका कारण है वैक्यूम। एक वैक्यूम बन जाता है उस पाइप के अंदर, उस वैक्यूम कारण पानी ऊपर उड़ जाता है। कितना क्लियर है? तो ध्यान रखना, ट्रांसपीरेशन जो होता है स्टोमेटा में, ट्रांसपीरेशन क्रिएट अ सक्शन एंड ड्यू टू द सक्शन फोर्स वाटर मूव्स अपवर्ड, जैसे कि स्ट्रॉ में से पानी ऊपर आ जाता है। क्लियर है? वहां पे भी आप पानी को धक्का तो नहीं मार रहे हो, ये चल ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा ऊपर जा, मेरे मुंह में आ जा फटाफट, ये कोका कोला पीनी है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना, ऑटोमेटिक ऊपर आता है बिना किसी धक्के के, उसको धक्का मारता है एटमोस्फेयर। सो ट्रांसपीरेशन क्रिएट, ये पाइप है, इस पाइप के अंदर क्या बन जाता है? सक्शन बन जाता है। ड्यू टू द सक्शन वाटर्स मूव अपवर्ड टुवर्ड्स स्टोमेटा, ठीक है। अब वो सारे मिनरल्स कहाँ आते रहेंगे? ऑटोमेटिक ऊपर की ओर। पर ट्रांसपीरेशन दिन में होता है, रात में होता नहीं है, रात में ना के बराबर होता है, ठीक है। तो पर प्लांट को तो पानी एनी टाइम चाहिए, मिनरल्स एनी टाइम चाहिए, सही है। तो रात में काम आता है रूट प्रेशर। क्या काम आता है? बात समझ आ गई? तो ये ट्रांसपीरेशन और रूट प्रेशर दोनों मिलके पानी और मिनरल्स को ऊपर की ओर धक्का मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
अब ये रूट प्रेशर क्या होता है? ट्रांसपिरेशन क्लियर हो गया? अरे भाई ट्रांसपिरेशन क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पक्का? ठीक। ना व्हाट इज रूट प्रेशर? तो दिन के समय कौन इफेक्टिव है? ट्रांसपिरेशन। रूट प्रेशर लेस इफेक्टिव है, ठीक है। रात के समय कौन इफेक्टिव है? रूट प्रेशर। ट्रांसपिरेशन ना के बराबर, ठीक है। ओके, अब मैं समझ गया व्हाट इज रूट प्रेशर। तो देखो अब आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे। नाउ ये है सॉइल, ये है रूट, ये है स्टेम और ये है लीव्स। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, नाउ व्हाट इज रूट प्रेशर तो समझना। देखो ध्यान रखना, एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू प्लांट। सच में यहां मालूम पड़ता है कि प्लांट भी एक बहुत इंटेलिजेंट जीव है। देखो कैसे समझना। देखो मिट्टी के अंदर पानी होता है, रूट के अंदर भी थोड़ा बहुत पानी पहले से मौजूद होता है। मैं आप ये समझो कि रूट क्या करता है। रूट देखो सॉइल के अंदर भी वाटर है, ठीक है, और थोड़ा बहुत वाटर रूट के अंदर भी है। देखो मान लो कि सॉइल के अंदर वाटर का अमाउंट है 10 और रूट के अंदर भी है 10, तो दोनों प्रेशर सेम है। अरे यस और नो? कितनी बार क्लियर है? पर रूट को तो पानी, पर प्लांट को तो पानी चाहिए। तब पता है रूट क्या करेगा? रूट अपने अंदर बहुत सारे दूसरी चीजें लेके आएगा। जब वो दूसरी चीजें रूट के अंदर आएगी तो रूट के अंदर जो पानी था, जो कि अभी कितना है 10, कितना है 10, उसको वहां से खिसकना पड़ेगा। तो यस और नो? तो वो हिल के कहीं और चला जाएगा। अब थोड़ा सा जो पानी होगा रूट के अंदर वो हो जाएगा कम। मान लो कि 10 से हो गया 8, क्या हो गया? तो प्लांट ने जानबूझ के वो चीजें लाई है रूट के अंदर में, ताकि प्लांट के जो रूट के अंदर जो पानी है वो कैसा, देखो रूट के अंदर जो पानी वो कैसा हो जाए? कम हो जाए एज कंपेयर टू सॉइल। सही बात है। अब सॉइल में पानी ज्यादा है, रूट में पानी कम है, तो सॉइल में तो पानी का है हाई प्रेशर, रूट में पानी का है लो प्रेशर। ऑटोमेटिक सॉइल से पानी क्या जाएगा? रूट के अंदर में चला गया। कोई दिक्कत नहीं है? अरे यस और नो? कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? तो अब रूट के अंदर वापस से पानी कितना हो गया? 8 से कितना हो गया? 8 से हो गया 10। कोई दिक्कत नहीं। अब रूट को तो पानी और चाहिए, तो रूट और आयंस ऐड करेगा। जब रूट और आयंस ऐड करेगा तो जो ये एक्स्ट्रा पानी जो आया था रूट के अंदर में, ये 10, उस एक्स्ट्रा में से मान लो कि 3-4 पानी जो होगा ना वो रूट में से खिसक के स्टेम में चला जाएगा, आगे भेज दिया उसने। तो अब जो पानी 10 था वापस से कितना हो जाएगा? 7 या 6। यस और नो? कोई दिक्कत है? 7 या 6 हो जाएगा। अगेन वापस से रूट में क्या बन गया पानी का? लो प्रेशर। लो प्रेशर बन गया। अगेन पानी सॉइल में से कहाँ एंटर करेगा? रूट में। अगेन रूट, अब रूट में कितना हो जाएगा? वापस से 10 हो जाएगा, ठीक है। अगेन रूट उस एक्स्ट्रा पानी का भेज देगा स्टेम में। अगेन 10 से कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अगेन वापस से पानी क्या जाएगा सॉइल में से रूट में, और ये चलता रहेगा। नाउ दिस इज नोन एज रूट प्रेशर। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं है? अरे हाँ के ना? और रूट जब उस एक्स्ट्रा पानी को धक्का मारता है स्टेम की ओर, तो वो धक्का किसकी वजह से मारेगा? वो आयंस की है जो उसके अंदर आता है ना ऑटोमेटिक, और वो खुद वो ऐड करता है जानबूझ के, उसको मालूम है ऐड करना ही पड़ेगा। तो जब वो एक्स्ट्रा आयंस को लेके आएगा तो जो पानी होगा वो क्या चला जाएगा? स्टेम में। तो यहाँ क्या बना रहेगा? हमेशा पानी का लो प्रेशर, और यहाँ क्या बना रहेगा? हाई प्रेशर। पानी आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, ये भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा भेजता रहेगा। और अब यहाँ से पानी आता रह रहा है, तो अब यहाँ से पानी आ रहा है आ रहा है आ रहा है, तो पानी में धक्का तो लगेगा ना, धक्का लग तो जाएगा, लगेगा और लगेगा और लगेगा, पानी ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा ग्रेविटी के अगेंस्ट। है कि नहीं? स्मार्ट काम होता है प्लांट में, होता है कि नहीं होता है? एक बॉल है आपके हाथ में, आप उसको धक्का मारो ऊपर गई, फिर धक्का मारो और धक्का मारो, वो ऊपर जाती जाएगी। देखो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है। तो अगेन इसने जो पानी यहाँ था उसको यहाँ भेज दिया, फिर और पानी लेके आए उसको भी भेज दिया, तो अब आगे वाला पानी पीछे वाला पानी पीछे वाला पानी को धक्का इसी जगह टकराएगा ऐसे धप, तो ऊपर जाएगा। और ये धक्का लगता रहता है इसको। और कुछ और चीजें भी हैं जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन, अपने उसमें जाने का नहीं। मैंने नोट्स में वो लिखा है कैपिलरी एक्शन, पर वो अपने 10th के बुक में नहीं होता, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें कोई खास नहीं, सिर्फ लिखा है बस पढ़ लेना, ठीक है। एग्जाम में अगर याद हो जाए तो लिख देना, एग्जाम में नहीं याद हो चले, ठीक है। पर रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन ये जरूर मेंशन करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको मैंने उसमें दे दिए हैं क्वेश्चन आंसर्स में, क्लियर है। तो जाइलम के अंदर पानी का जो अपवर्ड मूवमेंट होता है वो
कौन से दो प्रोसेस से होता है? ट्रांसपिरेशन और रूट प्रेशर। क्लियर है? तो ये तो हो गया वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट अपवर्ड। जाइलम ओनली कंडक्ट वाटर इनटू अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन उसमें होता नहीं। ठीक, अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्यों चाहिए? देखो, पानी और जो मिनरल्स है वो तो सॉइल के अंदर है, पर खाना तो लीव्स के अंदर है ना। सही बात है? अमीनो एसिड खाना वो सब तो यहाँ पे है अभी। सही बात है? तो जो मेन मेन जो माल मसाला है वो तो लीव्स में पड़ा है। अब वो माल मसाला किसको चाहिए? स्टेम को चाहिए। वो इसको रूट को चाहिए, रूट के अंदर भी सेल्स है, सेल को एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो अब एक और काम करना पड़ेगा प्लांट को कि उसको अब जो यहाँ पे जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, ओके, उसको सबको वापस से कहाँ लेके भेजना पड़ेगा? नीचे। और उसके लिए तो क्या चाहिए? फ्लोएम। पर फ्लोएम में क्या होता है पता है? वो दो, इट कैन कंडक्ट फूड बोथ इन बोथ डायरेक्शन। पता है प्लांट क्या करता है? प्लांट जब खाना एक्स्ट्रा बनाता है ना, तो वो नीचे भेजेगा और वो बहुत सारा खाना स्टेम में भी स्टोर हो जाता है। पता है, हमने पढ़ा था वैक्यूल्स आर स्टोरेज बैग। सही है? तो प्लांट क्या करता है? अपना खाना हर जगह स्टोर कर लेता है। किसके लिए? उन बुरे दिनों के लिए। याद है ना, जब बारिश नहीं होगी, है ना, तो खाना या कभी वो बहुत सारा खाना वो रूट में भी स्टोर करता है। और जब खराब दिन आएंगे तो वापस से खाने का कहाँ भेजना पड़ेगा? ऊपर। यस और नो? अरे हाँ के ना, तो वापस से फ्लोएम उसको खाने का लेके जाएगा ऊपर। तो फ्लोएम कैन कंडक्ट दी मटेरियल्स इन बोथ डायरेक्शन, बोथ अपवर्ड एंड डाउन। कोई दिक्कत नहीं है? समझ गए? ओके। अब जब फ्लोएम जो होता है, जब वो खाने को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, ऊपर से नीचे, वो खाना कहाँ पे होता है? लीव्स में होता है। तो उसे बोलते हैं अपन ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं? तो व्हाट इज ट्रांसलोकेशन? तो वो देख लो, ये रहा ट्रांसलोकेशन। क्या लिखा हुआ है? द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो लीव्स में क्या हुआ है? फोटोसिंथेसिस, जिससे क्या बन गया है? ग्लूकोज। उसको ट्रांसपोर्ट करना है कहां से? लीव से नीचे की ओर। उसके ही ट्रांसपोर्टेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। इट अकर्स इन द पार्ट्स ऑफ अ वेस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम। कौन करता है? वो फ्लोएम करता है। तो डेफिनेशन होती है, एक मार्क की आती है ध्यान। ट्रांसपिरेशन या ट्रांसलोकेशन, इसका अर्थ क्या है? फोटोसिंथेसिस में जो सामान बना है उसको नीचे लेके आना है। कौन लेके आएगा? फ्लो। डन? ओके। तो अब देखो, प्लांट के अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो प्लांट को ट्रांसपोर्ट करना है पानी, और एक ट्रांसपोर्ट करना है फूड, जो कहाँ बना है? लीव्स में बना है। देखो, जब पानी को वो ट्रांसपोर्ट करता है तब उसकी हेल्प कौन करता है? रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन। सही बात है? पर जब खाने को ट्रांसफर करना होता है तो प्लांट को अपनी एनर्जी यूज करनी पड़ती है। क्या यूज करनी पड़ती है? और जहां भी एनर्जी यूज करनी पड़ती है साइंस में, उसको बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? बस अभी वर्ड ध्यान रखो। कितनी बात समझ में आ गई? सो ट्रांसपोर्टेशन फूड इन द ऑफ प्लांट इज एन एक्टिव प्रोसेस। उसमें प्लांट को अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। डन? समझ गए? खत्म। ये प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन। अब क्या प्लांट के अंदर, भाई प्लांट हमारे बॉडी में तो वही हो रहा है ना। हमने खाना खाया, वो खाना कहाँ गया? इंटेस्टाइन में गया। वहां से उस खाने को कहाँ लेके गया? कहाँ लेके जाना? सेल के पास कौन लेके जाता है? ब्लड। सही बात है? तो वो प्लांट के अंदर भी हो रहा है। पर प्लांट के कोई हार्ट वार्ट नहीं है। अरे यस और नो? प्लांट के अंदर जो लीव्स में था उसको कौन नीचे लेके आया? फ्लोएम। और जो पानी उसको कौन ऊपर लेके गया? जाइलम। वहां हार्ट नहीं है, वहां पे जाइलम है। तो कौन हेल्प करेगा? रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन। और फ्लोएम में क्या होगा? एनर्जी। बस खत्म। ये है प्लांट का ट्रांसपोर्टेशन। इतना ही है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है? अरे यस और नो? यस सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ह्यूमन एक्सक्रीशन। है ना? क्लास में थोड़ा सा मौका क्या दे दो, 15 बच्चे के साथ में पूछे, सर जाके आओ। एक बार 9th में क्या हुआ पता है? मैंने एक बच्चे को भेजा, यू वोंट बिलीव, वो 10 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 15 से 20 बच्चों ने पूछ लिया होगा। सर मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं। यूरिन, यूरिन क्यों होता है? क्या रोल है यूरिन का बॉडी में? क्यों बनना जरूरी होता है? समझ गए? तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है? और उसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा अबाउट किडनीज। यहाँ तक क्लियर? सब बातें क्लियर है? ठीक। मेरा नेता समझ में आ गया यहाँ तक सब कुछ? ठीक। ए मोटा पर्दा हल्के से खोल दे।
बस है। ओके, अब बात को ध्यान समझना। हमारे जो सेल्स होते हैं, ठीक है, हमारे सेल्स बहुत सारा वेस्ट बनाते हैं। वो वेस्ट दो तरह का होता है। एक होता है गैसियस फॉर्म में, जिसे बोलते हैं CO2। क्या बोलते हैं? तो जो सेल में CO2 बनता है वो कहाँ मिक्स होता है? ब्लड में। ब्लड से कहाँ आता है? लंग्स में। लंग्स से बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारे जो सेल्स होते हैं वो ऐसा भी वेस्ट बनाते हैं जो गैस फॉर्म में नहीं होता है। तो बेटा, नाक में से सिर्फ गैस ही बाहर निकलती है, क्या पानी बाहर निकलता है क्या? मैं सीढ़ी की बात नहीं कर रहा, मैं उसी की बात नहीं कर रहा। ओके, हमारे लंग्स सिर्फ गैस वाले वेस्ट को बाहर भेज सकते हैं। क्लियर है? अरे यस और नो। पर ऐसा वेस्ट भी बनता है जो गैस फॉर्म में नहीं होता है, वो पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। घुल पानी के अंदर कैसे नमक पानी में घुल जाता है, वो ऐसे ही हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। सही है? और अगर उस ब्लड सॉल्युबल वेस्ट को रिमूव करना है, ठीक है, तब लंग्स काम आएंगे नहीं, क्योंकि वो गैस फॉर्म में तो है ही नहीं। तब किडनी चाहिए। और वो वेस्ट का नाम क्या बताए? यूरिया, यूरिक एसिड, जहर होता है। आपने पता सुना आपके घर में से, आपके पड़ोसियों में, आपके रिश्तेदारों में किसको जाना पड़ता है फॉर डायलिसिस? खून साफ करवाते हैं, खून साफ करवाते हैं सर। सुना हुआ है। आपको सुना हो तो कभी? उसमें उसमें वो क्यों करते हैं वो भी समझे। खून साफ क्यों करना पड़ता है? देखो, हमारे सेल जब भी, मैंने क्या पढ़ाया था, हमारे सेल में हर समय अनगिनत चलती रहती है केमिकल रिएक्शंस। सेल बहुत सारा वेस्ट भी बनाता है, और सेल वेस्ट बना सीधा कहाँ छोड़ता है? ब्लड के अंदर। जो गैस वाला वेस्ट था वो तो हमने बाहर फेंक दिया रंग से, पर जो वाटर सॉल्युबल वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, उसको कैसे बाहर निकाला? और उसके लिए ही हमको चाहिए किडनीज। किडनीज वो वेस्ट को बाहर निकालने के चाहिए। तो सर क्या दिक्कत है? वो वेस्ट को खून के अंदर थोड़ा होता नहीं इकट्ठा, तो भी मर जाओगे भाई, खून खराब हो जाएगा आपका। अब हमारे बॉडी में कौन है उस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए खून में से? किडनी है। अब जिसकी किडनी खराब हो जाए तो वो क्या करेगा बेचारा? तो बेचारा वो क्या होता है, एक मशीन होता है, नाम है डायलिसिस मशीन। जो काम किडनी करती है वो मशीन करता है। समझ गए? तो वो मशीन क्या करता है, हमारे खून में से वो कचरा बाहर निकाल देता है और शुद्ध खून वापस से बॉडी के अंदर भेजता है। तो किडनी वही करती है, मुफ्त में करती है। जो होता है डायलिसिस वहां पे आपको 1000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, ये किडनी आपको मुफ्त में करती है। ठीक है? अब तो वो ऑर्गन्स, बॉडी के वो ऑर्गन्स जो हमारे ब्लड को फिल्टर करने का हेल्प करते हैं, उन्हें बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके कितने पार्ट्स है? इसके एक पार्ट है दो हमारे बॉडी में किडनी होती है, आपने वो खाया हुआ है, राजमा चावल, बीन्स, ऐसे से बोलता है। फिर किडनी से दो पाइप निकलते हैं, बोलते हैं यूरेटर। क्या बोलते हैं? और फिर वो पाइप मिलते हैं एक बैग में, मस्कुलर बैग में, उसे बोलते हैं ब्लैडर। क्या बोलते हैं? और ये होता है यूरेथ्रा। तो देखो, अब समझो, सारा वेस्ट तो किसके अंदर है? ब्लड के अंदर है। तो देखो, ब्लू कलर की वेन है, रेड कलर की क्या है? आर्टरी है। आर्टरी वो सारा ब्लड जिसके अंदर में सारा वो वेस्ट है वो कहाँ लेके आएगी? किडनी के पास में। देखो, आर्टरी में से दो पाइप निकल रहे हैं, एक इस तरफ लेफ्ट किडनी में और एक राइट किडनी में। तो जो वो फालतू ब्लड था, जिसमें कचरा था, वो सब कहाँ चला गया? किडनी में। अब किडनी उस ब्लड में से कचरा बाहर निकाल देगी। उस कचरे को बोलते हैं, उस वेस्ट को बोलते हैं यूरिन, पेशाब। समझ गए? वो कुछ पेशाब यहाँ बनेगा, कुछ यहाँ बनेगा। यहाँ जो पेशाब बनेगा वो इस वाले यूरेटर से ब्लडर में आएगा, और यहाँ जो पेशाब बनेगा वो यहाँ से इसमें आएगा। और जब यहाँ पे बहुत सारा पैसा इकट्ठा होगा तो जोर से आ रहा है, प्रेशर लगी है सर, जाना पड़ेगा, अब तो कंट्रोल के बाहर है। फिर हम जाते हैं और बाहर, यूरेटर से बाहर, कोई दिक्कत नहीं। अब जो खून शुद्ध हो गया, सही है, अब वो शुद्ध खून वापस से, ये दिख रहा है ब्लू वाला वेन, इस वेन से होते हुए वापस से ब्लड के खून की नली के अंदर। तो जो जो अनप्योर ब्लड है वो आर्टरी से आता है, और जो प्योर ब्लड है वो वेन के अंदर चला जाता है वापस से किडनी। समझ गए ना? यस और नो? अरे हाँ क्या ना भाई, कोई दिक्कत है क्या? बस इतना ही काम किडनी करती है। समझ गए? ठीक है। पर ओके फाइन सर, पर किडनी के अंदर ऐसा क्या है जो ब्लड के अंदर से? अच्छा, हमारे यूरिन में क्या होता है पता है? हमारे यूरिन में दो चीजें होती है, एक होता है पानी और एक होता है वो वेस्ट। ठीक है, एक सेकंड, पर ब्लड वो
पानी कहाँ से आया फिर किडनी में? हम जो पानी पीते हैं, याद करो डाइजेशन में, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, सारा पानी एब्जॉर्ब करता है, वो पानी सब पकड़ जाता है ब्लड के अंदर में। तो हमारे ब्लड में पानी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब किडनी के, अब हमारी किडनी बॉडी में किस जगह, देखो हमारे बॉडी में ऐसा होता है, ये दिख रहा है आपको, ये हमारा बैक है, ये हमारा बैक है, और ये वाला भाग है। ओके, हमारे, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, ठीक है ना, तो यहाँ पे, यहाँ किडनी होती है, इस जगह, जस्ट एक यहाँ पे और एक यहाँ पे होती है। बात समझ में आ रही है? इस जगह, यहाँ नीचे नहीं, नीचे नहीं, यहाँ नहीं, इस जगह वो जो बात हुई थोड़ा सा ऊपर, यहाँ। समझ गए ना? 2 किडनी होती है बॉडी में। और ओके, रियल किडनी कैसे दिखती है? रियल, हाँ, ये चीर फाड़ किया हुआ है, तो आप देखना, ये देख, ये वो रियल है। ओके, ये देखो, ये किडनी दिख रही है, ये दिख रहा है वो आर्टरी वेन, वो सब, अरे वो खराब, बहुत सड़ गया है ना बेटा वो, ठीक है, वो जिंदा थोड़ी चीर फाड़ कर दिए। फिर ये दिख रहा है आपको, ये यूरेटर है, क्या है? यूरेटर। हाँ, फोटो में तो बहुत मस्त दिखता है, सच में ऐसा अजीब दिखता है। और ये है ब्लैडर, क्या है ये वाला ब्लैडर है। फोटो में तो क्या मस्त है, ओ सर कितना सुंदर है सर, हमारे अंदर इतना सुंदर सुंदर काम होता है। ये फोटो में है, ये फोटो है इसलिए मस्त लग रहा है, रियल में तो देख लो कैसा कचरा दिखता है एकदम। समझ गए? ओके, देखो अब मैं आपको है ना, हमारे कि पता है एक्चुअल में किडनी के अंदर, किडनी साफ नहीं करती है ब्लड, किडनी के अंदर बहुत सी पाइप्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? सब खेल नेफ्रॉन्स का है। सब खेल किसका है? एक किडनी के अंदर में अमूमन 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी में। तो हमारी कितनी किडनी होती है? 2। तो 2 में कितने हो गए? 20 लाख। और ये नंबर एक किडनी के अंदर में 1 लाख, कभी कभी किसी किसी इंसान, देखो ये डिपेंड करता है फ्रॉम इंसान टू इंसान, फ्रॉम ह्यूमंस टू वेरी कर सकता है, ठीक है, यस और नो। तो ऐसा भी पॉसिबल है किसी इंसान के अंदर एक किडनी में 20 लाख नेफ्रॉन्स हो जाए। तो सर उसका ब्लड और प्योर होगा। सॉरी, एक किडनी के अंदर में 1 लाख नहीं, पार्डन नहीं, माइनस पे, एक किडनी के अंदर में 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो 2 किडनी में कितने हो गए? 20 लाख, 1 मिलियन, ठीक है। पर किसी के अंदर में 2 बिलियन भी हो सकते हैं एक ही किडनी में, वो डिपेंड करता है फ्रॉम नेफ्रॉन नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये नेफ्रॉन्स ही होते हैं जो ब्लड में से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं। नेफ्रॉन कैसे दिखते हैं? तो जरा इस फोटो को देखो, ये दिख रहा है? अच्छा पहले आप ये फोटो देखो, ये किडनी दिख रही है। अगर मैं किडनी को ऐसे साइड से काट दूं, ऐसे आधा भाग कर दूं, तब आपको किडनी में ये, आपको ये दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है, अरे यस और नो? इसे हम ओके, इस ट्रायंगल को हम बोलेंगे, ये होता है मेडुला। क्या होता है ये? ऐसे किडनी बहुत सारे होते हैं, मेडुला क्या होते हैं। और अगर आप इस मेडुला को अगर आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर में, तब आपको किडनी के अंदर में ऐसी बहुत सारी पाइप दिखाई देगी। कैसी पाइप? ऐसी पाइप, ये दिख रहा है, यस और नो? इसे बोलते हैं नेफ्रॉन। समझ गए? नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये दिख रहा है येलो, दिख रहा है येलो येलो पार्ट, इसे बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या बोलते हैं? ठीक है। इसे बोलते हैं ट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं? ज्यादातर इसका नाम होता है, देखो ये ट्यूब्यूल के 3 पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट, ये यू दिख रहा है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो नेफ्रॉन में ये वाला बोमेंस कैप्सूल, ये वाला एक ट्यूब होती है लंबी सी, इसमें आपको ये दिख रहा है, ये वाला यू वाला, इसे बोलते हैं हेनलीज लूप। क्या बोलते हैं? सबका अपना इंपॉर्टेंस है, हाँ? तो इस यहां से यहां तक तो बोलते हैं प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, इसे बोलते हैं हेनलीज लूप, इसे बोलते हैं डिस्टल ट्यूब्यूल। समझ गए? पर आपको ये नाम ध्यान, आपको से नाम रखना है, बोमेंस कैप्सूल, हेनलीज लूप। और फिर ये पाइप जुड़ी होती है इससे, इसे बोलते हैं कंडक्टिंग डक्ट। क्या बोलते हैं? अब आपको ये दिख रहा है, ये वाला छेड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा ये एक नेफ्रॉन जुड़ा है, इस अकेले पाइप से ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं। कोई नेफ्रॉन इधर भी होगा, वो यहाँ जुड़ा होगा, जो इसके पीछे होगा वो यहाँ जुड़ा होगा, समझ गए? तो एक ही कंडक्टिंग ट्यूब से बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े होते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो वो फोटो आपको ऐसा दिखेगा।
तो एक नेफ्रॉन नहीं, देखो ये दिख रहा है आपको फोटो में, एक ये नेफ्रॉन है, और बेटा नेफ्रॉन है, ये पाइप बहुत ज्यादा है, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, घुमा हुआ होता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये नेफ्रॉन, ये हेनलीज लूप और ये कंडक्टिंग डक्ट, ये यहाँ जुड़ा हुआ, ये दूसरा नेफ्रॉन है, वो यहाँ जुड़ा हुआ, समझ गए? ऐसे करोड़ों खरबों नेफ्रॉन ट्यूब से जुड़े होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आती है? क्लियर है? यस और नो? डन? अब जो ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है, वो क्या होता है? देखो अब सब कुछ खेल यहां चालू होता है, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, पहले समझ लो, ठीक है? ओके, एक काम करते हैं, पहले मैं आपको सिर्फ नेफ्रॉन का अंदर कैसा होता है वो उसके लिए आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? वीडियो देख लो एक, और फिर हम काम करेंगे। Kidneys function as the excretory organ in vertebrates and humans. The kidneys are found in the back of the abdomen cavity and on both sides of vertebrates and humans. The kidneys are found in the back of the abdomen cavity and on both sides of the lower back spine. From outside in, it consists of three parts: renal cortex, renal medulla, and renal pelvis. When microscopically examined, it is seen that kidney is made up of structures called a nephron. Nephrons are the building units of kidney and function as filtering units. Bowman's capsule is found at the beginning part of the nephron. The Bowman's capsule consists of a single layer of... अब देखो, बोमेंस कैप्सूल जो है, ये बोमेंस कैप्सूल ऐसा होता है ना, एकदम बॉल होती है ऐसे, सी शेप में होता है, वो तो साइड से दिखने से सी लगता है, ठीक है? और वो ऐसे पूरी बॉल होती है ऐसे, उसके आगे से छेद होता है, मुंह दिख रहा है आपको? ये पाइप यहाँ से आ रहा है, ये पाइप क्या पता है? आर्टरी खून लेके आती है, आर्टरी जब बहुत पतली हो क्या बन जाती है? कैपिलरी। और वो कैपिलरी का अंदर, यहाँ से कैपिलरी एंटर करती है और अंदर जाके कैपिलरी ऐसे 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 यूं आपस में बिखर जाती है ऐसे, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ये ग्लोमेरुलस, ये कैपिलरी ही है, और फिर वो बाहर निकलता है, समझ गए? यहाँ से बाहर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समझ गए? अब समझ, ठीक है ना? ये कैपिलरी आर्टरी जो शुद्ध अशुद्ध खून लेके आई है ना, उस खून के अंदर क्या क्या है? पानी भी है और सारा यूरिया, यूरिक एसिड, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या बोलते हैं? ठीक है, वो वेस्ट है। अब समझो, epithelial tissue which completely covers the glomerular capillaries. The glomerulus is a network of capillaries which fill the Bowman's capsule. The afferent arteriole entering the Bowman's capsule branch out into the glomeruli capillaries. These capillaries merge together and exit the Bowman's capsule as efferent arterioles. The structure formed by the Bowman's capsule and the glomerulus capillaries are called Malpighian corpuscle. After the Bowman's capsule is a section of the nephron tubule called the proximal tubule. This structure is located in the cortex of... मैंने कहा था ना, फिर उसके पीछे पाइप होती है, पाइप के तीन पार्ट होते हैं। पहला पार्ट कौन सा है? प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पार्ट हेनली का लूप, तीसरा पार्ट डिस्टल ट्यूब्यूल, ठीक है? फिर वो किससे जुड़ा होगा? कंडक्टिंग डक्ट। kidney. The proximal tubule leads to the loop of Henle in the medulla region of the kidney. The loop of Henle is made of two parts, as the descending limb and the ascending limb. The loop of Henle ascends back into the cortex to form distal tubule. The distal tubule then connects to a wider tube called the collecting duct. While Malpighian corpuscle and proximal tube parts of the nephron are found in the cortex, the loop of Henle is located in the medulla region. तो नेफ्रॉन समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो, सारा खेल नेफ्रॉन का ही होता है। तो आपको बोमेंस कैप्सूल वो सब क्लियर है एकदम? अब देखो, तो पता क्या होता है? देखो, यहाँ ये आर्टरी है, आर्टरी जो बहुत पतली होगी क्या बन गई? कैपिलरी। और इस कैपिलरी के गुच्छे क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। ठीक है, यहाँ से वो वाला ब्लड जो अनप्योर है, जब मैं बोलूंगा अनप्योर मतलब
द ब्लड विच कंटेन नाइट्रोजनस वेस्ट, समझ गए? हाँ, अब वो यहाँ से आए, यहाँ से अब यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जब ब्लड, याद करो सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ होता है? आर्टरी में। आर्टरी का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि कैपिलरी तो बहुत पतली होती है, ये इकलौती ऐसी कैपिलरी है, ठीक है? अच्छा बताओ, याद करो, अब मैंने फोटो दिखा था पहले, आर्टरी क्या बनती? कैपिलरी। कैपिलरी के दो भाग थे, एक भाग जिसमें कौन सा ब्लड था? ऑक्सीजन का था, और दूसरा कौन सा ब्लड था? ये अकेली ऐसी कैपिलरी है जिसमें हर बार ऑक्सीजन, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का चेंज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ वेस्ट निकालने का काम करती है। समझ बात समझ आ गई ना आपको? तो यहाँ से एंटर किया, क्योंकि ये जुड़ी किससे हुई है? आर्टरी से। आर्टरी का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इतना ज्यादा प्रेशर यहाँ होता है कि इस ब्लड के अंदर क्या क्या है? प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, पानी, प्लेटलेट्स, बेस, वो सारा बेस, नाइट्रोजनस बेस, यूरिया, यूरिक एसिड और अमीनो एसिड, प्रोटीन, फैट, सब कुछ है। मतलब ब्लड के अंदर यूजफुल चीजें भी हैं और अनयूजफुल चीजें भी हैं, वेस्ट भी है। यहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि ग्लोमेरुलस से जितना पानी होता है ब्लड के अंदर, ओके, मैक्सिमम पानी, फिर यूजफुल चीजें, अमीनो एसिड, सब कुछ, वो और वेस्ट सब पानी में जाता है। सेल्स नहीं, ऐसा ही स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस का, ठीक है, कि सेल्स बाहर निकलते, पर क्या क्या निकलता है बाहर? वाटर, फिर यूजफुल न्यूट्रिएंट जो हमने कहाँ से निकलते? खाने में से, वो तो चाहिए ना भाई बॉडी को, और वेस्ट। अब हमको बाहर क्या निकालना है? केवल वेस्ट, पर दिक्कत होगी, जो यूजफुल चीजें का निकल गई बाहर। इसीलिए ये इतना लंबा चौड़ा इसका स्ट्रक्चर। अब ये तो क्या होगा समझते हैं, अब जैसे ही वो, अब वाटर, यूजफुल चीजें और वेस्ट, वो सब आगे बढ़ेंगे। अभी तो ये जब यहाँ क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे वही काम होता है, इतने लंबे रास्ते में ये दो काम होता है। तो तीन चीजें हैं, वाटर, यूजफुल चीजें और वेस्ट, ये तीन चीजें हैं यहाँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक पता है क्या होगा? सो जस्ट वाटर और यूजफुल थिंग्स का एब्जॉर्ब। हाँ, अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक जो यूजफुल चीजें हैं, ठीक है, जो क्या है, जो यूजफुल जो चीजें हैं, यूजफुल चीजें और थोड़ा बहुत पानी, सारा पानी थोड़ा बहुत, ठीक है। अरे हम जो करते हैं से पानी निकलता है ना भैया, ठीक है, तो देखो हमारे बॉडी को जितना पानी चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम पानी निकल गया, जितना पानी बॉडी को पानी चाहिए उतना पानी और यूजफुल चीजें वापस से इस ट्यूब के अंदर घुसे, इसे बोलते हैं सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। वो सेलेक्ट करेगा, ये ट्यूब सेलेक्ट करती है, ये वेस्ट को जाने नहीं देगी। सॉरी, तो अब समझना, तो देखो होता कैसा है। तो इस ट्यूब के अंदर क्या क्या है? इस ट्यूब के अंदर क्या क्या है? पानी, यूजफुल चीजें और वेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना पानी बॉडी को चाहिए और जितना यूजफुल चीजें हैं वो सब इसमें, इस ट्यूब में से तो हो जाएगी बाहर निकल, और जो वेस्ट है और थोड़ा बहुत जो पानी है, वो वेस्ट और वो जो पानी उसे बोलते हैं अपन यूरिन, क्या बोलते हैं, वो सारा तो एंट्री मार लेगा इसमें। अब जो वो यूजफुल चीजें और थोड़ा बहुत पानी जो इससे बाहर निकला था उसका क्या होगा? तो यार जरा ध्यान से देखो इस फोटो, जो आर्टरी यहाँ से आ रही है, वो बाद में बाहर निकलती है, वो किस तरीके से लिपटी हुई है इस पाइप की, हाँ क्या ना? तो वो सारी यूजफुल चीजें और वो जो पानी जो होता है, वो जो बाहर निकलता है, वो वापस से इस कैपिलरी में घुस जाता है। बात समझ में आ गई? यस और नो? और वो कैपिलरी उस यूजफुल चीजें और उस पानी को लेकर वापस से कहाँ जाती है? वेन के। तो जो यूजफुल का लॉस हुआ था, वापस से रिकवरी हो गई, और जो वेस्ट है और वो थोड़ा बहुत जो पानी है, अब जो वो मिक्सचर उसका क्या बोलते हैं हम? यूरिन। क्या बोलेंगे? यूरिन। और वो यूरिन कहाँ होता जाता है? कलेक्टिंग। सभी नेफ्रॉन का जब वो यूरिन यहाँ होता है इकट्ठा, फिर यहाँ से सीधा बाहर निकलेगा, फिर क्या समझना, कोई दिक्कत है? अरे बात समझ में आएगी नहीं आएगी? पक्का समझ में आ गई? तो क्या क्या होता है? सबसे पहले अनप्योर ब्लड आता है आर्टरी में से ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में वाटर,
useful nutrient and waste, they all get excreted out from the glomerulus. सब बाहर निकल जाते हैं. अब वो आगे ट्रेवल करता है. यूजफुल चीजें, यूजफुल मतलब अमीनो एसिड, प्रोटीन, वो अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये वो सब इस ट्यूब में से बाहर निकल जाते हैं और वापस से किसमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं? कैपिलरी में. और कैपिलरी से वापस से कहां लेके जाती है? वेन्स. तो दिक्कत थी, तो जो लॉस हुआ आ गया, और जो थोड़ा बहुत जो पानी बच गया और वो जो वेस्ट है वो क्या हो जाता है? यूरिन, और वो कहता है कलेक्टिंग में डक्ट. बस ये प्रोसेस चलता है और ऐसे ही बनता है हमारा यूरिन. कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? ठीक. अब वो काम कैसे होता है? वो रीएब्जॉर्प्शन, अल्ट्रा, देखो जो यूजफुल चीजें यहाँ पे सब कुछ बाहर निकल गया था, जिसे बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. क्या बोलते हैं? हद से ज्यादा फिल्टर कर दिया है. फिल्टर करना था ब्लड को, ये बिल्कुल हमारे जो फिल्टर होता है ऐसा ही है हमारे में. तो ये फिल्टर क्या करता है? पानी के अंदर क्या है? एक खराब चीज, एक अच्छी चीज है. खराब जो बाहर कर देता है, अच्छी चीजें पानी को दे देता है. पर हमारी किडनी बहुत अजीब है, ये फिल्टर करती है तो वो ज्यादा भावुक हो जाती है, सब कुछ फिल्टर कर देती है. फिर थोड़ा ठंडी पड़ती है, बिल्कुल वापस आ जाती है और वेस्ट बाहर निकलता है. समझ गए? अब ये कैसे होता है? एक वीडियो देखो. The kidneys are organs of the urinary system. They regulate the water content of the body and remove metabolic waste through the formation of urine. How does urine form? When blood reaches the glomerulus, it is maintained at a relatively high pressure. The high blood pressure forces water and small soluble molecules such as glucose and amino acids in the plasma through the thin walls of the glomerulus and the Bowman's capsule into the capsular space. This process is called ultrafiltration. The fluid that is filtered into the Bowman's capsule is called glomerular filtrate. The filtrate has a similar composition to plasma. However, no plasma protein. देखो वाटर, ग्लूकोज काम का है, सॉल्ट काम का है, अमीनो एसिड सभी काम का है, यूरिया काम का नहीं. तो काम का है और जो काम का नहीं वो सब बाहर निकल गया. ठीक है? नहीं इसे समझाने के लिए ये समझ में है. रेक्टेंगल सर्कल नहीं होता है. तो सर सॉल्ट इज इन रेक्टेंगल सर्कल शेप, ग्लूकोज स्क्वायर होता है, पानी का तो कौन सा है? अरे वाह भाई वाह. अमीनो एसिड ट्रायंगल होता है, यूरिया तो क्या रोम्बस है. ओहो, इसे समझाने के लिए है. ठीक है? Proteins and blood cells are found in the glomerular filtrate because they are too large to pass through the walls of the glomerulus and the Bowman's capsule. After ultrafiltration, the glomerular filtrate flows through the kidney tubule. In the kidney tubule, useful substances in the filtrate are अब देखो ये पता है क्या है? ये पता है वो उस पाइप के बाद जो लिपटा हुआ वो जो कैपिलरीज थी वो है, और ये वो पाइप, वो जो ट्यूब है हेनरी का रूप वाला वाला, वो ट्यूब के अंदर कपड़ होगी. ठीक है? अब ये अच्छी चीजें, खराब चीजें, और अच्छी चीजें वापस से कहाँ घुसेगी? ब्लड के अंदर, कैपिलरी के थ्रू. समझ गए? absorbed back into the surrounding capillaries so that they are not lost from the body. This process is called reabsorption. It occurs mainly in the proximal convoluted tubule. In the proximal convoluted tubule, all glucose, amino acids, and most salt are reabsorbed by diffusion and active transport. As many solute molecules are removed from the filtrate, the water potential of the filtrate rises. Therefore, water in the filtrate enters the blood by osmosis. The reabsorption of water raises the concentration of urea in the filtrate. Thus, urea in the filtrate diffuses into the blood.
Further reabsorption of substances takes place in the remaining part of the kidney tubule. After reabsorption, the remaining filtrate in the collecting duct is called urine, which will be passed out of the body when we urinate. ऐसा क्लियर है? अब देखो यूरिया थोड़ा बहुत हर जगह से मूव करती है, हाई से लो, कभी कभी ऐसा थोड़ा बहुत जो अपना वो जो कैपिलरी है उसके अंदर क्या बन जाता है, यूरिया थोड़ा बहुत लो कंसंट्रेशन, तो ऑटोमेटिक थोड़ा बहुत चला जाता है, तो थोड़ा बहुत चलता है और ज्यादा नहीं जाना चाहिए। सही बात है? अरे यस और नो क्लियर है? मोस्टली सब बाहर जाता है, 99% यूरिया सब बाहर जाता है, थोड़ा बहुत करके वापस आ जाएगा। भाई चूक गया भाई, ऐसा होता है कभी कभार, आज तो भाग गया, कल तो आएगा ना वापस, कर देंगे, है कि नहीं? सब्र रखेंगे भाई, कब तक बचेगा ना, बकरे की माँ कब तक खैर बनाए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये वीडियो धन्यवाद, समझ में आ रहा है नेत्रा? ठीक है, अब एक और वीडियो देखो। लेक्चर खत्म होता क्या? हाँ आगे देखो, लेक्चर ऑन ही है ना? नेत्रा आवाज आ रही है? देख माइक ऑन है ना मेरा, उसका ऑन है देख। हाँ नेत्रा बेटा आवाज आ रही है ना? ठीक है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है वीडियो? ठीक है चलो, ओके आप वीडियो देखना ध्यान से। After the body has taken the food components that it needs, ये फोटो है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो आपको ये वाइट वाइट दिख रहा है, वाइट वाइट अंदर इसमें विला है, क्या है? तो विला क्या करती है, सारा अमीनो एसिड सब लेके क्या भेजती है ब्लड के पास में, ठीक है ना? ये दिखा रहा है ऐसे पूरा कि भाई क्या कहाँ से कहाँ जाता है सब ब्लड। behind in the bowel ठीक है, and in the blood. The average adult has about 4.5 to 5.5 liters of blood inside their body. Blood is carried into the kidneys by the renal artery. The healthy kidney constantly cleaning about half a cup of blood every minute and getting क्या बताया? एक मिनट में एक किडनी आधा कप पानी का फिल्टर कर लेती है, एक मिनट में। तो कितने मिनट? एक घंटे में कितने मिनट? 60 घंटे में, मतलब 60 मिनट में 30 कप पानी फिल्टर। 30 कप मतलब अच्छा खासा लीटर हो जाता है भैया, ठीक है? किडनी बहुत फिल्टर करती है, बहुत एक्टिव फिल्टर होती है, ठीक है? rid of waste material, toxins, and excess water in the bloodstream. देखा नेफ्रॉन्स ऐसा डाला होता है, अंदर से ऐसा दिखता है, वीडियो देखो। In the kidney, there are millions of tiny blood filters called nephrons. Nephrons are so small, you can see them only with a high-powered microscope. Each nephron is made up of a very small filter called a glomerulus, which is attached to a अल्ट्राफिल्ट्रेशन, समझ गए? As blood passes through the nephron, fluid and waste products are filtered out into the ureters. ये हो गया, इस हमारी को यूरिन। The ureters are narrow tubes that carry urine from the kidneys to the bladder. अब यूरिन जो होगा वो आएगा Muscles in the ureter walls continually tighten and relax, forcing urine down away from the kidneys, not allowing them to back up or stand वो कहाँ still. लेके जाएंगे यूरिन को? यूरिन की ब्लैडर में, नीचे का ब्लैडर देखो। The urine then enters the bladder. ब्लैडर ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है? और ये इकट्ठा हो रहा है। The bladder is about the size and shape of a pear when empty.
इकट्ठा होगा तो फिर हमारे ब्लैडर से एक जुड़ी होती है नस। The bladder's walls relax and expand to store urine, allowing urination to be controlled. जब फुल भरेगा The तब normal capacity of the bladder is 400 to 600 milliliters. एक यूरिन ब्लैडर में आधा आधा बोतल पानी आ सकता है, वो लिखा है ना, आधा बोतल यूरिन से भर सकता है। ओके, The bladder has a direct line of communication with the brain. ब्रेन से जुड़ा होता है ब्लैडर, तो It is ब्रेन full of बताएगा वो भैया receptors. जाना है हमको। ये नस इमेजिन करो सर बोल रहा हूँ, अगर ये नस नहीं हो ना तो अंदर जाओगे, ये बता देगा भैया चलो कैसे आ रहा है, ये काट दो, कौन करेगा, ब्रेन को बताएगा नहीं। जर छोटे बच्चों को ये होता है, छोटे बच्चों के छोटी एज में ये एक्टिवेट नहीं होता, ये समय साथ में एक्टिव होता है। और सर वो बोल दो कोई और हाँ, तो एक के साथ में इनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। बस ये सीधी सी बात है ना यार, अब देखो मैं बोलो, अब यंग एज में जब बॉडी में झुर्रियाँ होती है नहीं, ओल्ड एज में हो जाती है। बचपन में वो डेवलप हो रही होती है और ओल्ड एज में वो डिटोरिएट खराब हो रही होती है। आम की तरह कच्चा आम या मीठा होता है नहीं, तब वो डेवलप हो रहा है, और जब आम पक जाता है तो फिर और दिन से करो तो सड़ जाएगा वो, तो वो जो सड़ता है। Visible fill line that tells your brain how full your bladder is. When your bladder is full, the nerves alert the person that it is time to urinate. सबका अपना अपना होता है, इसकी क्षमता। अब प्रेशर लगा चलो वॉशरूम में, ठीक है, तो इस तरीके से Then the brain signals the bladder muscles to tighten, which squeezes urine out of the bladder. और ऐसे At the same time, the brain signals the sphincter muscles to relax, to let urine exit the bladder through the urethra. यूरेथ्रा, इससे सारा यूरिन बॉडी के बाहर, क्लियर? वॉशरूम अब तो भूलेंगे नहीं, खोल दो सर, ठीक है, तो पूरा सिस्टम पंद्रह क्लियर है भाई, समझ नेटवर्क क्लियर? अब देखो लास्ट बचा है टॉपिक, वो सिर्फ 10 मिनट का टॉपिक है, वो है देखो जिस तरीके से हमारी बॉडी क्या करती है, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्यों करती है हमारी बॉडी? क्योंकि हमारे सेल क्या बनाते हैं, वेस्ट। कैसा वेस्ट? जो सिर्फ पानी के अंदर ही सॉल्युबल होता है। अब वाटर सॉल्युबल वेस्ट कौन सा होता है, जिसे हम बोलते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, वो कौन सा होता है, यूरिया और यूरिक एसिड, बहुत बहुत कुछ और होता है, ठीक है। उसको बॉडी से बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। कैसे काम करो समझ गए? तो प्लांट में भी यही होता है, प्लांट के अंदर भी तो सेल्स है, अरे है कि नहीं है? तो प्लांट की सेल्स तो क्या बनाते होंगे, वेस्ट। अब प्लांट की वेस्ट उतर के बनाता है, एक गैसियस वेस्ट, वो तो कहाँ से बाहर निकल जाएगा, स्टोमेटा से, अरे यस और नो। और एक कौन सा वेस्ट, वाटर सॉल्युबल वेस्ट, केमिकल वाला वेस्ट, फिर वो कहाँ से बाहर निकालेगा? क्या प्लांट जाता सुसु करने? नहीं। तो प्लांट का क्या तरीका है फिर, प्लांट कैसे अपना वेस्ट को फेंकेगा बॉडी से दूर? तो प्लांट का भी एक तरीका है, ठीक है। 10 मिनट टॉपिक है, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे, अभी चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, ये फुल चैप्टर खत्म, लाइफ प्रोसेस सबसे बड़ा चैप्टर यही है, ओके। अब चैप्टर छोटे छोटे हैं, ठीक है, क्या करेंगे, बिल्कुल करेंगे हम डिस्कस। स्टॉप कर दे, बंद कर दे।